आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इन वर्ल्ड सिनेरियो एंड हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इन इंडिया। एंड प्लांट ब्रीडिंग इज a technology and knowledge essential for a successful plant breeding. History of plant breeding in world scenario. प्लांट ब्रीडिंग की शुरुआत बहुत ही अतीत काल से उस समय हुई थी जब आदि मानव जंगलों में रहता था। आदि मानव जंगलों के अंदर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वहाँ जो जंगली फसलें थी या जंगली जो स्पीसीज़ थी उनको वो उगाया करते थे। तो जंगली स्पीसीज़ को खेती करने या मानव प्रबंधन में उगाने को डोमेस्टिकेशन कहते हैं। डोमेस्टिकेशन प्लांट ब्रीडिंग की बहुत पुराना मेथड है। इम्प्रूवमेंट, क्रॉप इम्प्रूवमेंट में बहुत पुराना मेथड है। पादप प्रजनन या प्लांट ब्रीडिंग इतिहास की फर्स्ट फेज इसको कहते हैं हम। ये पादप प्रजनन का मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसी के बाद ये पादप स्पीशीज प्रजनन के लिए उपलब्ध हो पाती हैं। डोमेस्टिकेशन के दौरान खेती योग्य स्पीशीज एवं स्ट्रेंस का अनिवार्य रूप से उन्होंने सिलेक्शन किया होगा, क्योंकि जो जंगली स्पीशीज़ उनको अच्छी लगी उन्हीं स्पीशीज़ का उन्होंने चयन किया और चयन के बाद उन स्पीशीज़ को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्होंने उगाया होगा। डोमेस्टिकेशन प्लांट ब्रीडिंग की सबसे प्राचीन विधि है और आज भी कई स्पीशीज़ के अंदर डोमेस्टिकेशन हो रहा है या किया जा रहा है। जैसे लकड़ी पैदा करने वाले वृक्षों, औषधीय प्लांट्स जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, माइक्रोब्स आदि का डोमेस्टिकेशन हो रहा है। पेनिसिलिन के उत्पादन के लिए पेनिसिलियम का डोमेस्टिकेशन एक ज्वलंत उदाहरण है। इसके अलावा अन्य एंटीबायोटिक्स के उत्पादन के लिए फंजाई का भी डोमेस्टिकेशन किया गया है। हिस्टोरिक काल में डोमेस्टिकेशन की लंबी अवधि में फसलों में नेचुरल सिलेक्शन के कारण रूपांतरण हुआ। इसके अलावा मनुष्य ने भी जाने अनजाने में कृषि में उपयोगी लक्षणों के लिए सिलेक्शन किया होगा। तो जिस स्थान पर आदि मानव रहता था वहाँ पर उसकी जैसे आवश्यकताओं की पूर्ति होना बंद हुआ तो उसने अपने आप को वहाँ से स्थान चेंज किया, और जब उसने अपना स्थान चेंज किया तो स्थान चेंज करते वक्त वहाँ पर वो जो फसलों को उगाता था उन फसलों को भी अपने साथ ले गया। तो मनुष्य जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया होगा तो अपने साथ अपनी फसलों को भी लेता गया। किसी पादप स्पीसीज या किस्म को उस स्थान पर जहाँ पर वह पहले से न उगाई जाती हो ले जा कर के उगाना प्लांट इंट्रोडक्शन कहलाता है। प्लांट इंट्रोडक्शन भी एक बहुत प्राचीन, आज भी एक प्रचलित विधि है। प्लांट इंट्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी इंट्रोडक्शन होता है और एक सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन होता है। प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन को जिस स्पीसीज़ को हम जिस रूप में प्राप्त करते हैं उसको हूबहू वैसे का वैसे खेती के लिए उसको किसानों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। लेकिन सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन के अंदर स्पीसीज़ को हम जिस रूप में प्राप्त करते हैं उसको पहले हम एक्लिमेटाइज करते हैं, और एक्लिमेटाइज करने के बाद हमारे क्षेत्र के अंदर पहले से प्रचलन में जो स्पीसीज़ या जो क्रॉप वैरायटीज़ हैं उन क्रॉप वैरायटीज़ के साथ में उनका हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है, या हमारे इन्वायरमेंट में उगा करके उनमें से सिलेक्शन किया जाता है, और सिलेक्शन के उपरांत नई वैरायटी इंट्रोड्यूस की जाती हैं और फिर उनको बोने के लिए किसानों में वितरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त बेबीलोन और असीरिया निवासी 700 ईस्वी पूर्व खजूर के अंदर आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया करते थे, और इस आर्टिफिशियल पॉलिनेशन का उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो गुणवत्ता वाले फलों का उत्पादन था, न कि वो इससे कोई नई किस्म उत्पन्न करना चाह रहे थे। फेयरचाइल्ड ने 1717 ईस्वी में सर्वप्रथम आर्टिफिशियल हाइब्रिड प्राप्त किया। जर्मन वैज्ञानिक कोलर यूटर ने 1760 से 66 के दौरान
तंबाकू में संकरण से के प्रभावों का अध्ययन किया। नाइट 1759 से 1835 ने सर्वप्रथम संकरण द्वारा फलों की कई किस्मों का विकास किया। ले कुटियम सिरेफ ने 1840 के आसपास सिंगल प्लांट सिलेक्शन एवं प्रोजनी टेस्ट विधियों से सीरियल्स की नई किस्मों का विकास किया। विल्मोरिन 1856 ने प्रोजनी टेस्ट को और अधिक विकसित किया और इसके द्वारा उन्होंने चुकंदर के अंदर, शुगर बीट के अंदर शुगर कंटेंट में सुधार किया। निल्सन एले एवं उसके सहयोगियों ने 1900 ईस्वी के अंदर सिंगल प्लांट सिलेक्शन विधि का विकास किया। जॉनसन ने 1903 ईस्वी में प्योर लाइन थ्योरी का प्रतिपादन किया। मेंडल ने 1856 में वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया, क्योंकि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट का जो कार्य था वो 1856 से शुरू करके और 1864 तक लगभग 7 से 8 साल तक उन्होंने अपने इस कार्य को किया और उसके बाद में उनको जो निष्कर्ष उस चीज़ के प्राप्त हुए, उन निष्कर्षों के आधार पर उन्होंने आनुवंशिकी के नियमों का प्रतिपादन किया। मेंडल के मुख्यतः 2 आनुवंशिकी के नियम हैं। एक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके बाद जीन इंटरेक्शन, लिंकेज आदि की खोज हुई और तब ये ज्ञात हुआ कि जीन्स जो है क्रोमोसोम के अंदर स्थित होते हैं। इस प्रकार जेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स विषयों के अंदर विभिन्न खोजों ने प्लांट ब्रीडिंग को एक ठोस वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। इसके बाद सल तथा अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा मक्के में किए गए अध्ययनों के आधार पर हाइब्रिड मेज तथा फसलों की संकर किस्मों का विकास किया गया। मूलर 1927 में एक्स-रेज के म्यूटाजेनिक गुणों की खोज के बाद 1929 में स्वीडन में म्यूटेशन ब्रीडिंग के कार्यक्रम शुरू किए। वर्ष 1925 में क्लोजन एवं गुड स्पीड ने निकोटियाना ग्लूकोटिनेसा और निकोटियाना टैबेगम में संकरण करके आलोपोलिप्लोइड स्पीसीज निकोटियाना डिग्लूटा का संश्लेषण किया। इसके अतिरिक्त आधुनिक काल की सबसे सक्षम फसल सुधार विधि है जो है वह जेनेटिक इंजीनियरिंग है। जेनेटिक इंजीनियरिंग विधि में किसी भी जीव से मनचाहे जीन का आइसोलेशन करके उसका क्लोनिंग करते हैं और अंत में इस जीन को पौधों के क्रोमोसोम में इंटीग्रेट कराया जाता है, जहां उसकी अभिव्यक्ति होती है और इस विधि से किसी भी जीव के जीन को पौधों में स्थानांतरित या अभिव्यक्त किया जा सकता है या जीवों के जीन को पौधों के अंदर स्थानांतरित या अभिव्यक्त किया जा सकता है। इस विधि के उपयोग से तब तक कीट रोधी, वायरस रोधी, हर्बिसाइड रेसिस्टेंस तथा इम्प्रूव्ड क्वालिटी वाली किस्मों का विकास किया जाता है। इन किस्मों की व्यापारिक स्तर पर खेती संयुक्त राज्य अमेरिका में 1995 में आरंभ हुई। अब हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इन इंडिया। भारत के अंदर प्लांट ब्रीडिंग का इतिहास कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। भारत सरकार के कृषि विभाग की स्थापना 1871 में हुई और प्रथम वैज्ञानिक की नियुक्ति 1892 ईस्वी में की गई, जो कि सोयल साइंस या एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का था। वर्ष 1905 में बिहार के पूसा नामक स्थान पर इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई और यह भारत का सर्वप्रथम रिसर्च इंस्टीट्यूट था। 1934 में भूकंप से इसकी इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई और इमारतों के क्षतिग्रस्त होने के बाद 1936 में इसको दिल्ली स्थानांतरित किया गया और 1947 में इसका नाम बदल करके इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया। इसके बाद वर्ष 1901 से 1905 इस दौरान भारत में कानपुर, पूना, साबौर, लायलपुर जो कि अब पाकिस्तान में है, उस टाइम भारत में था, एवं कोयम्बटूर के अंदर एग्रीकल्चर कॉलेजेस की स्थापना की गई। इन कॉलेजों का मुख्य कार्य कृषि विषयों में शिक्षा एवं ट्रेनिंग था।
इसी समय प्रत्येक प्रांत में कई एग्रीकल्चर रिसर्च फार्म की भी स्थापना की गई, परंतु एग्रीकल्चर रिसर्च में प्रगति बहुत धीमी तथा असंतोषजनक रही। इस कारण 1929 के अंदर 1929 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की स्थापना हुई और 1946 में इसका नाम बदल करके इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसको शॉर्ट में ICAR कहते हैं। देन 1921 में इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी की स्थापना हुई और इस कमेटी ने कपास से संबंधित बहुत से उल्लेखनीय शोध कार्य किए, जैसे कपास की 70 इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ का विकास। परिणाम स्वरूप 1958 तक जूट, गन्ना, तंबाकू, तिलहन, नारियल, सुपारी, मसाले तथा काजू पर कुल 9 सेंट्रल कमेटीज़ का गठन हुआ और अंत में इन कमेटियों का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंदर विलय कर दिया गया। कुछ फसलों पर गहन अनुसंधान के लिए